Hello everyone. We are starting with levy and collection of GST. Where is this levy and collection of GST? This is there in section 9 of CGST Act. हालांकि सिमिलर प्रोविजन UTGST एक्ट, SGST एक्ट और IGST एक्ट में भी है जो लेवी एंड कलेक्शन ऑफ GST के बारे में बताता है क्या ये? दिस इज चार्जिंग सेक्शन और ये सेक्शन आपको ये बताएगा कि GST कब लगेगा और इसे कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं इस सेक्शन को। सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन ऑफ GST। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ CGST, IGST, SGST, UTGST and in bracket I've written section 9 of CGST Act। एक बात बताइए, सेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट में क्या इन सभी GST के कलेक्शन की बात की गई होगी? CGST, SGST, UTGST, IGST? ऑब्वियसली नो। यहां पे बात की गई होगी लेवी एंड कलेक्शन ऑफ व्हाट? CGST। बट सिमिलर प्रोविजन पता है बाकी सभी एक्ट में भी हैं, इसलिए हमने क्या किया है, ऑब्लिक करके ये सारी बात लिख दी है। हमने बता दिया है, देखो SGST एक्ट में SGST की बात कही गई है, लेवी इन कलेक्शन। IGST एक्ट में IGST के लेवी इन कलेक्शन की बात कही गई है। UTGST एक्ट में लेवी इन कलेक्शन ऑफ UTGST की बात की गई है। मतलब सभी सेक्शंस में ऐसी बातें कही गई हैं, सभी पर्टिकुलर एक्ट में ऐसी बातें कही गई हैं। सेम बात, द सेम चार्जिंग सेक्शन इज देयर इनटू ऑल द एक्ट्स। नाउ अब देखिए वन क्या है? दिस इज नॉट पॉइंट नंबर 1, दिस इज बेसिकली सेक्शन 9 सबसेक्शन 1। क्या है ये? सेक्शन 9 सबसेक्शन 1। फिर आप देखेंगे इसके बाद 2 है, 3 है, देन आई होप यू कैन सी 2, 3 एंड देन 4 एंड 5। व्हाट आर ऑल दीज? ये सभी सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 है। जो पॉइंट नंबर 2 दिख रहा है दैट इज 9 सबसेक्शन 2, 9 सबसेक्शन 3, 9 सबसेक्शन 4 एंड 9 सबसेक्शन 5। पहला सबसेक्शन क्या कहता है? अ टैक्स कॉल्ड CGST, a tax called CGST, oblique UTGST, oblique SGST, shall be levied in such manner as may be, shall be levied on all intra-state supplies of goods or services of both, and shall be collected in such manner as may be prescribed। कहता है CGST, oblique UTGST, oblique SGST। ठीक है, अब रेलेवेंट एक्ट में लिखा हुआ है ना, ये CGST एक्ट में लिखा हुआ है CGST लगाएंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई में, SGST एक्ट में लिखा हुआ है कि हम SGST लगाएंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई में, और UTGST एक्ट में क्या लिखा है कि हम UTGST लगाएंगे किस पे? इंट्रा स्टेट सप्लाई पे। तो सिंस हम सभी चार्जिंग सेक्शन को आपको एक साथ बता रहे हैं, इसलिए हर जगह हमने क्या कर दिया है? ऑब्लिक ऑब्लिक, राइट? shall be collected in such manner as may be prescribed and shall be paid by the taxable person। However, intra-state supply of alcoholic liquor for human consumption is outside the purview of CGST, UTGST, SGST। Alcoholic liquor for human consumption पे CGST, SGST या फिर UTGST नहीं लगेगा, ये outside the purview है। अब आप एक बात ध्यान से देखिएगा, क्या इसको सेक्शन 9(1) में लिखने की आवश्यकता भी थी? नहीं। मैं बताऊं क्यों नहीं लिखने की आवश्यकता थी? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में GST की जो डेफिनेशन दी गई है उसमें ही अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन को क्या किया गया है? बाहर कर दिया गया है। वहां पे ये बताया गया है कि GST एक टैक्स है जो सभी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पे लगाया जाएगा एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो मैंने आपको यह भी बात बताई थी कि स्टेट गवर्नमेंट को बहुत बड़ा डर था कि कहीं अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन जिसकी रेवेन्यू पूरी स्टेट गवर्नमेंट को जाती है, मतलब दारू बनने से लेके बिकने तक सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता, पता है किसको मिलता है? स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट को इस बात का बहुत बड़ा डर था कि कहीं ऐसा ना हो GST से अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन वाली रेवेन्यू कम हो जाए। तो सरकार ने उनको दिलासा दिलाने के लिए देखिए क्या क्या किया। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही क्या किया, लिख दिया, देखिए इट इज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। दूसरा, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 जो कि चार्जिंग सेक्शन है, इसमें भी बता दिया कि देखो भाई अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन आउटसाइड द परव्यू है। रिपीटेशन हो रही है बात की, राइट?
अगर ये बात 9(1) में न भी लिखी होती तो भी अल्कोहलिक लिकर पे क्या जीएसटी लगाई जा सकती थी? नहीं लगाई जा सकती थी। रीजन बीइंग कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही मना है। Then similarly, IGST shall be levied on all inter-state supplies of goods or services of both, with the exception of alcoholic liquor. इंटर-स्टेट पे IGST लगाएंगे, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे नहीं लगाएंगे। However, IGST on goods imported into India. However, IGST on goods imported into India shall be levied and collected in accordance with the provision of Section 3 of the Custom Tariff Act 1975. On the value as determined under the said act at the point when duties of customs are levied on the said good under section 12 of the Custom Act 1962. समझाता हूं इस बात को। बताइए इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे क्या लगता है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे बीसीडी लगता है और क्या लगता है? आईजीएसटी। बीसीडी स्टैंड्स फॉर बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड आईजीएसटी आप जानते ही हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये दोनों लगाया जाता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे। अब मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि ये जो आईजीएसटी लगाया जाता है ये किस कानून के थ्रू लगाया जाता है? ये आईजीएसटी कानून के थ्रू लगाया जाता है या फिर ये कस्टम के कानून के थ्रू लगाया जाता है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे बीसीडी भी लगता है और आईजीएसटी भी लगता है। तो आईजीएसटी जो लगता है वो किस कानून के तहत लगाया जाता है? क्या आईजीएसटी कानून के तहत लगाया जाता है या कस्टम्स के कानून के तहत लगाया जाता है? तो आपको बता दूं ये आईजीएसटी जो लगाया जाता है वो कस्टम्स लॉ के हिसाब से लगाया जाता है, आईजीएसटी के कानून के हिसाब से नहीं। और अब कस्टम का कानून क्या है? कस्टम का कानून है एक तो कस्टम्स एक्ट 1962 और दूसरा है कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। कस्टम्स एक्ट 1962 ये बताता है कि आईजीएसटी इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे लगाया जाएगा। ये किसकी बात करता है? ये बात करता है लेवी की। लेवी का मतलब होता है कानून लगेगा, ये टैक्स लगेगा। तो कस्टम्स एक्ट 1962 ये बात करता है कि आईजीएसटी इंपोर्टेड गुड्स पे लगाया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि किस रेट से लगाया जाएगा? तो पता है रेट कौन बताता है? वो एक दूसरा कानून है जिसका नाम है टैरिफ एक्ट। ये रेट बताता है। बहुत सिंपल सा फंडा है। आप मुझसे पूछेंगे सर रेट क्या बताता है, तो मैं आपको तुरंत बता सकता हूं रेट क्या बताता है। कहता है कि अगर वही माल इंडिया में बना होता तो जिस रेट से उस पर जीएसटी लगती वही रेट आईजीएसटी का लगाया जाएगा इंपोर्टेड गुड्स पे भी। फॉर एग्जाम्पल कैसे एग्जाम्पल लिया जाए इसका? मोबाइल पे। मोबाइल जब इंपोर्ट किया जाएगा तो उस पे बीसीडी लगेगा और आईजीएसटी लगेगा। तो आईजीएसटी किस रेट से लगेगा? आईजीएसटी बिल्कुल वही रेट रहेगा। अगर मोबाइल इंडिया में बना होता और बिका होता तो जीएसटी का क्या रेट होता? मान लो 12%। ठीक है, तो इंपोर्टेड मोबाइल पे भी कितना रेट होगा? 12%। सपोज अगर इंडिया में मोबाइल बनता है बिकता है तो 18% जीएसटी का रेट है, तो ऑब्वियसली इंपोर्टेड मोबाइल पे भी कितना रहेगा? 18% ही आईजीएसटी होगा। बीसीडी अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग डिफर करता है। कस्टम्स टैरिफ एक्ट में सभी के बीसीडी भी बताए हुए हैं और एक एवरेज अगर आपको देना हो तो बीसीडी आप मान के चलिए 5% से लेके 35% के बीच होता है। क्लियर सबको? वैल्यू फॉर लेवी किस वैल्यू पे लगाया जाएगा? तो वैल्यू जो जीएसटी में बताई गई है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू बताई गई है अंडर सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। नाउ आई टेल यू किस वैल्यू पे जीएसटी लगाई जाएगी। तो इन 99% ऑफ द केसेस ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ही जीएसटी लगती है। ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ही जीएसटी लगती है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हमेशा जीएसटी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगती है। 1% केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जीएसटी नहीं लगती। मतलब 99 और 1% का कहने का मतलब मेरा यह है कि मोस्ट ऑफ द केसेस जीएसटी इज लेवीड ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। जीएसटी किस पे लगता है? ट्रांजैक्शन वैल्यू पे।
लेकिन हमेशा ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगता है ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये आपको सीखने को मिलता है वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में कि किस वैल्यू पे जीएसटी लगाई जाएगी। हम अभी फिलहाल ट्रांजैक्शन वैल्यू को समझ लेते हैं। एक बात बताइए, मेरी क्लासेस की फीस ना पता है कितनी है? 10,000। हम नॉर्मली बच्चों से 10,000 रुपए लेते हैं जीएसटी क्लासेस का, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैंने ए को, बी को, सी को, डी को, इन सबको से 10,000 रुपए फीस ली। एक बच्चा है जेड, इस बच्चे से पता है मैंने कितनी फीस ली है? सिर्फ 2,000 रुपए। फीस पे जीएसटी का रेट कितना है? 18%। यानी हम इन बच्चों से कितनी जीएसटी लेते हैं? 1,800 रुपए। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस बच्चे से मैंने 2,000 फीस ली है, इससे जीएसटी कितनी लेनी है? 2,000 का 18% ले, या फिर जो नॉर्मली जीएसटी लेते हैं हम 1,800 रुपए, 10,000 का 18%, 1,800 रुपए, वो ले। इससे कितनी जीएसटी ले? आपको बात समझ में आ गई है ना? नॉर्मली हम बच्चों से कितनी फीस ले रहे हैं? 10,000। 10,000 पे जीएसटी कितनी लगती है? 1,800, तो 11,800 लेते हैं हम, राइट। अब मुझे बात करनी है कि एक बच्चे से तो मैंने कम फीस ली, उसको 2,000 रुपए ली, तो अब इस बच्चे से जीएसटी कितना ले? 2,000 का 18% पता है कितना होता है? 2,000 का 18% होगा 360। तो 360 रुपए की जीएसटी ले या 1,800 की जीएसटी ले? तो आंसर आपके सामने है, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जीएसटी लगता है। मोस्ट ऑफ द केसेस ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जीएसटी लगता है, मतलब जिस रेट पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, उसी पे जीएसटी लगेगा। अगर मैंने किसी को 2,000 रुपए में माल दिया है तो जीएसटी 2,000 का 18% लगेगा, 360 रुपया। एक टी शर्ट है, हम टी शर्ट बेच रहे हैं, ठीक है। किसी को मैंने टी शर्ट 100 रुपए में दिया तो हम 100 रुपए में जीएसटी लेंगे, दूसरे को 150 रुपए में दिया है तो 150 रुपए में जीएसटी लेंगे। आई होप आपको बात समझ में आ रही है कि जीएसटी किस पे लगता है? ट्रांजैक्शन वैल्यू पे। लेकिन बहुत सारे केसेस में ट्रांजैक्शन वैल्यू तो होती ही नहीं है, शायद आपको भी ये बात याद होगी। आई एम नॉट वेरी श्योर कि आपको याद होगी कि नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे केसेस में ट्रांजैक्शन वैल्यू होती ही नहीं है लेकिन जीएसटी लगता है। यस, अभी आपको शायद जानकारी ना हो इस बात की कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन की वैल्यू है ही नहीं, फिर भी जीएसटी लगता है। हाँ, गवर्नमेंट बताएगी और आपको ये सब सीखने को मिलेगा आगे चल के। शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट है, ये बताता है कि अगर आपने सप्लाई की है विदाउट कंसिडरेशन, बिना पैसे लिए सप्लाई की है, 4 केसेस हैं उसमें बताता है कि बिना पैसे लिए अगर सप्लाई की हो ना तो भी जीएसटी लगेगा। अब बताइए, अगर हमने बिना पैसे लिए सप्लाई कर दी तो जीएसटी लगेगा, तो किस वैल्यू पे लगेगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू तो है ही नहीं यहां पे, तो फिर अब कोई दूसरी वैल्यू होती है जिसपे जीएसटी लगता है। फिर अगर हम रिलेटेड पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप भी समझ सकते हो कि यहां पे सरकार को धोखा हो सकता है। एक बात बताइए, अगर मेरा कोई रिलेटेड पर्सन है तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हम 10,000 रुपए का माल उसको 2,000 रुपए में दे रहे हो कागजों पे दिखाने के लिए कि भैया जीएसटी बच जाएगा, मेरा अपना सगाई तो है। 10,000 रुपए का बिल बना के उसको देंगे तो 10,000 पे जीएसटी लगेगी, 2,000 पे बना के बिल दे देंगे तो 2,000 पे जीएसटी लगेगी। तो गवर्नमेंट वहां पे भी कहती है कि हम आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू को नहीं मानेंगे, अब कुछ और वैल्यू डिटरमिन करेंगे। तो दिस यू डोंट हैव टू स्टडी राइट नाउ, you will have to study all this into the chapter value of supply, but we have understood this in most of the cases GST is levied on transaction value, but it is not always the transaction value. Now coming to the rate of CGST, IGST, SGST, UTGST, क्या आपको जीएसटी का रेट पता है? हाँ, हमारे देश में जो जीएसटी का रेट चल रहा है वो क्या क्या है? 5, 12, 18, 28। हालांकि बेसिक क्लासेस में मैंने आपको यह बात बताई है कि इसके अलावा भी कुछ जीएसटी के रेट हैं, ठीक है। 0.25%, 1%, 3%, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द आइटम पे। इनफैक्ट हम लोग अपने देश के जीएसटी स्ट्रक्चर को, जीएसटी रेट स्ट्रक्चर को पता क्या कहते हैं? 4 टियर रेट स्ट्रक्चर है हमारे देश में, मतलब 4 जीएसटी के रेट है, हम बोलते भी यही है। हालांकि होने को तो 0% भी एक रेट है जीएसटी का, लेकिन मेनली ये 4 रेट ही है, 5, 12, 18 और 28% का जीएसटी रेट।
लॉ में हमारे क्या लिखा हुआ है, कानून में हमारे क्या लिखा हुआ है कि जीएसटी का रेट मैक्सिमम कितना हो सकता है पता है? 40%। क्या किसी भी प्रोडक्ट पे 40% का जीएसटी रेट फिलहाल है? नहीं। अभी जो हाईएस्ट रेट जीएसटी का है वो कितना है? 28%। लेकिन कानून में लिखा हुआ है कि 40% तक जीएसटी का रेट हो सकता है। हालांकि रेट वो होगा जो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी, लेकिन गवर्नमेंट ने 40% भी बना के रखा हुआ है, राइट? अब अगर 40% जीएसटी का रेट है तो इसका सीधा मतलब होता है कि आईजीएसटी कितना होगा? 40%, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी ये कितना हो सकता है? ये सब 20-20% ही तो हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जब सीजीएसटी लगेगा तो साथ में एसजीएसटी या यूटीजीएसटी लगेगा, मिला के कितना हो जाएगा? 20-20 और 40%। So if I say that the rate of GST is 40%, it means that IGST would be 40%, whereas CGST, SGST and UTGST would be 20% each. Let's see this. Rates for CGST, UTGST, SGST are the rates as may be notified by the government on the recommendation of the GST Council. IGST will be approximately the sum total of CGST and SGST oblique UTGST. The maximum rate of CGST will be 20%, while for IGST the maximum rate will be 40%. I hope clear है सबको? Now subsection 2. Subsection 2 क्या है? आपने मुझसे नॉन टैक्सेबल सप्लाई पढ़ा है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई में क्या आता है? 1 2 3 4 5, जल्दी से बताइए। पहले 5 पेट्रोलियम के प्रोडक्ट, क्रूड, पेट्रोल, डीजल, देन क्रूड, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस और एटीएफ, हवाई जहाज में जो फ्यूल डलता है वो एटीएफ। और छठा भी है एक नॉन टैक्सेबल सप्लाई में, दैट इज अल्कोहलिक लिकर। अल्कोहलिक लिकर तो हर जगह गवर्नमेंट ऐसे लिख रही है कि देखो भैया शक मत करना मेरे इरादों पे, हम दारू पे नहीं लेंगे जीएसटी। भारत सरकार ये समझाना चाह रही है, ठीक है? तो एक तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में मना किया, चार्जिंग सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में भी मना कर दिया, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन में भी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन लिखा हुआ है। देखो इस पे तो अभी फिलहाल दूर दूर तक जीएसटी नहीं आ सकती है, ठीक है? अभी गवर्नमेंट हिम्मत भी नहीं जुटाएगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, लेकिन गवर्नमेंट को उम्मीद है कि जीएसटी इस पे ला दिया जाएगा। हम राज्य सरकार को मना लेंगे, धीरे धीरे उनको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और धीरे से इसको क्या करेंगे? जीएसटी में ले आएंगे, ठीक है? अब ये 5 जो प्रोडक्ट हैं ये फिलहाल अभी जीएसटी के दायरे में नहीं है, लेकिन इसके लिए जगह बना के सरकार ने रखा हुआ है। मतलब कॉन्फिडेंस देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट को मालूम है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को मना लेंगे। और सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 में जगह बना के इसके लिए रखा हुआ है कि ये 5 पेट्रोलियम के प्रोडक्ट पे जीएसटी लगाई जाएगी जिस दिन जीएसटी काउंसिल इसको पास करेगी। और जीएसटी काउंसिल क्या है पता है? जीएसटी काउंसिल एक ऐसी बॉडी है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों हैं, और ये लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं जीएसटी के कानून से रिलेटेड। खाली जगह बना के रखे हुए हैं, 9 सबसेक्शन 2 जगह तैयार है पेट्रोलियम के लिए। तो आपके मन में तुरंत ये बात आती, सर अल्कोहलिक लिकर के लिए अरेंजमेंट नहीं किया गया है क्या? अल्कोहलिक लिकर के लिए अरेंजमेंट नहीं किया गया है बेटा, अभी उसको तो कॉन्स्टिट्यूशन से भी हटाना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए जगह नहीं बनाए हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जीएसटी आया कब था? 1 जुलाई 2017 को। पता है गवर्नमेंट को क्या लग रहा था? गवर्नमेंट को लग रहा था 5-6 महीने के अंदर इनको मना के जीएसटी ले आएंगे हम। गवर्नमेंट को ऐसा ही लग रहा था, ठीक है? लेकिन 3-4 सालों तक भी गवर्नमेंट इसको ला नहीं पा रही है, राइट? However, CGST, UTGST, SGST, IGST on supply of following item has not been levied immediately. It shall be levied with effect from such date as may be notified by government on the recommendation of the council. कहता है नीचे दिए गए आइटम पे अभी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, जीएसटी काउंसिल जिस दिन रिकमेंड करेगी उस दिन हम इसको ला देंगे।
ठीक है, तो ये है 5 पेट्रोलियम वाले प्रोडक्ट। तो क्या आपको याद रहेगा इतनी सी बात? 9 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सिंपल सी बात, इंट्रा स्टेट पे सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी लगेगा, इंटर स्टेट पे आईजीएसटी लगेगा, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे नहीं लगेगा, वैल्यू जो होगी वो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी और मैक्सिमम रेट 40% का होगा। पूरा सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 बोल दिया मैंने। 9 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? 5 पेट्रोलियम के प्रोडक्ट पे नोटिफाइड डेट से जीएसटी लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल 9(2) यूज में नहीं है, इसका मतलब। नाउ वी आर गोइंग टू सी 9 सबसेक्शन 3 एंड 9 सबसेक्शन 4। 9 सबसेक्शन 3 और 9 सबसेक्शन 4 दोनों ही रिवर्स चार्ज है। 9(3) और 9(4) दोनों ही रिवर्स चार्ज है। What does this reverse charge means? पहले मैं रिवर्स चार्ज का मतलब बताता हूं, हालांकि ये दोनों रिवर्स चार्ज अलग अलग है और बहुत बड़ी कंफ्यूजन है लोगों को। 9(3) और 9(4) के रिवर्स चार्ज में अंतर भी लोग नहीं समझ पाते। तो आप बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आपको 9(3) और 9(4) के रिवर्स चार्ज का डिफरेंस समझना है। पहले हम इन जनरल रिवर्स चार्ज होता क्या है वो बता रहे हैं। देखिए, सप्लायर है, ये रेसिपेंट है। सप्लायर क्या करता है? सप्लायर वो बंदा है जो रेसिपेंट को गुड्स या सर्विस देता है। और बोलो क्या देता है? सप्लायर वो बंदा है जो इसको क्या देगा? और इनवॉइस देता है। ठीक है, और रेसिपेंट वो बंदा है जो सप्लायर को पेमेंट करता है। बोलिए यही होता है कि नहीं? सप्लायर किसे कहते हैं? जो माल या सर्विसेज देगा रेसिपेंट को, इनवॉइस पकड़ाएगा। और रेसिपेंट कौन है? जो पैसा देगा सप्लायर को। अब ये सप्लायर मान लीजिए जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो 1000 रुपए का देता है, जिसपे 12% जीएसटी का रेट है, तो 120 रुपए जीएसटी लगा देता है। रेसिपेंट कितना पैसा देगा आप सप्लायर को? जल्दी बोलो, कितना पैसा देगा? 1000 प्लस 120 जीएसटी लगा के बिल कितने की बनी? 1120 रुपए की। रेसिपेंट कितना देगा सप्लायर को? बोलो भाई बोलो, कितना देगा? बोलो। 1120 रुपए देगा। ठीक है, ये होता है फॉरवर्ड चार्ज। मतलब ये नॉर्मल रूल है, ये नॉर्मल रूल है। और 120 रुपए की जीएसटी गवर्नमेंट को पता है कौन देता है? सप्लायर। ये 120 रुपए की जीएसटी गवर्नमेंट को सप्लायर दे देता है। ये होता है नॉर्मल चार्ज। रिवर्स चार्ज बताऊं क्या होता है? अब ब्लू पेन से मैं जो लिखूंगा वो रिवर्स चार्ज है। रेसिपेंट सप्लायर को 1120 रुपए नहीं देगा, बस 1000 रुपए देगा। और जीएसटी गवर्नमेंट को रेसिपेंट देगा 120 रुपए की। गवर्नमेंट को रेसिपेंट देगा। अगर मेरा कस्टमर मुझे जीएसटी ना देके सीधे गवर्नमेंट को दे दे तो पता है इसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स चार्ज। अगर वो मुझे जीएसटी देगा, यही फॉरवर्ड चार्ज होता है। 99% केसेस में जीएसटी ऐसे ही लगती है, सप्लायर जीएसटी कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को देता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पे रेसिपेंट जीएसटी कलेक्ट करता है और वो गवर्नमेंट को देता है। इसे कहा जाता है रिवर्स चार्ज। सबको समझ में आया कि नहीं? रेसिपेंट जीएसटी को होल्ड कर लेता है, रख लेता है। मैं सप्लायर हूं, मैं उसको जो बिल दूंगा ना तो मुझे बिना जीएसटी के पेमेंट करेगा वो। मैं उसको बिल दूंगा 1000 प्लस 120 तो वो मुझे 120 नहीं देगा, बस 1000 देगा। कहेगा 120 तुमको नहीं देंगे, ये 120 हम गवर्नमेंट को देंगे। ये होता है रिवर्स चार्ज। समझ में आया सबको? अगर ये पैसा पूरा का पूरा 1120 रुपए दे दिया जाए गवर्नमेंट को तब क्या होगा? अरे 1120 रुपए सप्लायर को रेसिपेंट दे दे तो ये फॉरवर्ड चार्ज है, या इसको कह दीजिए दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल लॉ। ठीक है, और यही होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस कि भैया बिल मुझे मिलती है 1120 रुपए की तो मैं 1120 रुपए सप्लायर को देता हूं, सप्लायर अब जीएसटी गवर्नमेंट को देता है। लेकिन कुछ केसेस में जीएसटी रेसिपेंट देता है, दिस इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज। नाउ व्हाट इज 9(3) एंड 9(4)? 9(3) में गुड्स को नोटिफाई कर दिया गया है। कुछ गुड्स को नोटिफाई कर दिया है गवर्नमेंट ने, सर्विसेज को नोटिफाई कर दिया है गवर्नमेंट ने। कहा है कि ये गुड्स एंड सर्विस के केस में
एक काम करो, जो सप्लायर है ना वो टैक्स नहीं देगा, रेसिपेंट देगा। कुछ गुड्स को और सर्विसेज को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि सप्लायर नहीं देगा, रेसिपेंट देगा। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया है, गवर्नमेंट ने क्यों किया होगा ये? तो मैं बस एक बेसिक आइडिया आपको देता हूं कि गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रही है। गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि हम जिन गुड्स एंड सर्विसेज की यहां पे बात कर रहे हैं, इस गुड्स एंड सर्विसेज को देने वाला जो सप्लायर होता है ना, वो छोटा आदमी है और इसको लेने वाला बड़ा आदमी होता है। देने वाला कौन है? छोटा है, और लेने वाला गुड्स एंड सर्विसेज बड़ा आदमी होता है। इसलिए गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोग ये छोटे आदमी पे बर्डन ही नहीं डालते हैं, ये लेने वाले के ऊपर बर्डन डाल देते हैं, तुम्ही को देना है जीएसटी। मैं एक सिंपल एग्जांपल से बात करता हूं, शायद आपको ये बात समझ में आए। हालांकि अभी मैं आपको रिवर्स चार्ज पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं चार्जिंग सेक्शन बस बता रहा हूं जो ये बताता है कि रेसिपेंट को टैक्स देना पड़ता है। चार्जिंग सेक्शन बस इतनी बात करता है, वो तो कह रहा है रेसिपेंट को, रिवर्स चार्ज में रेसिपेंट को टैक्स देना पड़ता है। लेकिन मैं थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया भी आपके दिमाग में देना चाहता हूं, गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है भाई? क्यों कुछ केसेस में कह रही है रेसिपेंट तुम दो टैक्स? क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा है जो सर्विस देने वाला है, गुड्स को देने वाला है, बड़ा छोटा आदमी है, लेने वाला ही बड़ा आदमी होता है। यहाँ पे 99% या 100% केसेस में यहां लेने वाला बड़ा आदमी होता है, उसी को कहते हैं टैक्स जमा कर दो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए स्पॉन्सरशिप सर्विस। आप समझते स्पॉन्सरशिप सर्विस क्या होती है? आपको बताता हूं स्पॉन्सरशिप सर्विस क्या होती है। धोनी के बैट पे एमआरएफ का स्टिकर लगा होता है। बैट किसने बनाया है? एमआरएफ ने नहीं, वो स्पॉन्सर कर रहा है। ये डिस्प्ले, ये उसका बैनर, एमआरएफ को डिस्प्ले करने का पैसा मिल रहा है धोनी को। स्पॉन्सरशिप सर्विस ले रहा है कौन? हु इज टेकिंग द स्पॉन्सरशिप सर्विस? एमआरएफ। एमआरएफ स्पॉन्सरशिप सर्विस ले रहा है और धोनी स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है अपने बैट पे एमआरएफ का स्टिकर लगा के। आप क्रिकेट मैच होता है तो देखते हो ग्राउंड में बीच में गोला बना रहता है और उस पर लिखा रहता है डीएलएफ, होता है ना? वो क्या है? स्पॉन्सरशिप सर्विस। कौन ले रहा है? डीएलएफ। डीएलएफ एडवर्टाइज कर रहा है, ठीक है, स्पॉन्सरशिप सर्विस ले रहा है, उसने इवेंट को स्पॉन्सर किया हुआ है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको समझाते हैं। सपोज मैं एक फ्रेश क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट का ओरिएंटेशन प्रोग्राम ले रहा हूं, इंटरव्यू स्किल्स वगैरह के बारे में मैं एक फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्लासेस ले रहा हूं। तो रिलायंस कंपनी हमको अप्रोच करती है, कहती है राज अग्रवाल जी आप जहां बैठे हो ना उसके पीछे रिलायंस कंपनी का बैनर लगा दो, पीछे रिलायंस कंपनी का बैनर लगा दो, और ऐसा बैनर लगाने का, ठीक है, हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। बस अपनी क्लास के दौरान रिलायंस कंपनी का पीछे बैनर लगा देना, उस पर लिखा रहेगा रिक्रूटमेंट वैकेंसीज वगैरह जो है वो लिखी रहेंगी। मैंने कहा साहब बड़ी अच्छी बात है भाई, पीछे बैनर लगाने का 1 लाख रुपया दे रहे हो, लगा दो। पता है रिलायंस कंपनी ने स्पॉन्सरशिप सर्विस ली है, मैंने उसे स्पॉन्सरशिप सर्विस दी है। एक बात बताइए, बड़ा आदमी कौन है? स्पॉन्सरशिप सर्विस लेने वाला या देने वाला? बड़ा आदमी रिलायंस कंपनी है, स्पॉन्सरशिप सर्विस लेने वाला। अरे जो क्रिकेट ग्राउंड पे गोला बनवा के पैसे देते हैं लाखों करोड़ रुपए, वो बड़े आदमी है, ठीक है। धोनी के, सचिन के बैट पे स्टिकर लगवा के पैसा देने वाले वो बड़े आदमी है। आई होप सबको समझ में आ रहा है। तो ये जो स्पॉन्सरशिप सर्विस लेते हैं ना, गवर्नमेंट कहती है ये जनरली बड़े आदमी होते हैं, और इस केस में हम लोग उन्हीं को कहेंगे जीएसटी जमा करो। अब मैं रिलायंस कंपनी को बिल बनाऊंगा, पता है कितने की? 1 लाख प्लस 18,000 जीएसटी। हाँ, स्पॉन्सरशिप पे भी 18% की जीएसटी लगती है, इसलिए मैंने 1,18,000 की बिल बनाई। रिलायंस कंपनी मुझे 1,18,000 नहीं देगी, वो मुझे 1 लाख देगी, और 18,000 रुपए की जीएसटी वो खुद गवर्नमेंट को देगी। अब एक बात बताओ, आप बच्चों से जब मैं फीस लेता हूं 10,000 प्लस 1,800 रुपए, 11,800, तो आप लोग मुझे 11,800 देते हो कि 10,000 देते हो? कहते हो 1,800 हम देंगे गवर्नमेंट को, आप मुझे 11,800 देते हो, ठीक है। तो ये जो कोचिंग फीसेस हैं ये फॉरवर्ड चार्ज हो गया, और 99% केसेस में यही होता है, फॉरवर्ड चार्ज।
लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जो रिवर्स चार्ज में फॉल करते हैं। अब गुड्स का भी एक एग्जांपल लेते हैं, काजू। अगर खेती करने वाला, काजू की खेती करने वाला काजू बेचता है, ठीक है, किसको बेचेगा भाई? बड़े व्यापारी को ही तो बेचेगा, मंडी वाले को बेचेगा काजू। अब वो तो ठीक है, अब वो वहां से मंडी वाला फिर होलसेलर्स को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचते हैं, इस तरीके से होता है। अब आपको क्या लगता है, काजू की खेती करने वाले के कंपैरिजन में बड़ा व्यापारी कौन है? जो काजू का डीलर है, जो मंडी वाला है? किसके ऊपर जीएसटी का कानून लगाना चाहिए? गवर्नमेंट कह रही है जो खेती करने वाला है ना, इसके बस का नहीं है। गवर्नमेंट को ऐसा महसूस होता है, मैं ये सब नहीं कह रहा हूं, देखिए ये जो ओपिनियन है गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट ने क्यों रिवर्स चार्ज में लाया काजू को? गवर्नमेंट कह रही है जो खेती करने वाला है ना, इसके बस का नहीं है। भले ये काजू की खेती करता है, इसके बस का नहीं है। ये रिवर्स चार्ज में फॉल करा देते हैं। और किससे टैक्स लेते हैं? वो जो मंडी वाला है ना, जो काजू खरीद रहा है, किससे? खेती करने वाले से, उससे जीएसटी लेते हैं। राइट? तो इस तरीके से कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को रिवर्स चार्ज में फॉल किया गया है। गवर्नमेंट ने वो गुड्स एंड सर्विसेज नोटिफाई कर दिया है कि इस केस में तो रेसिपेंट ही देगा, मतलब सप्लायर को देना ही नहीं है। सप्लायर जीएसटी नहीं कलेक्ट करेगा, करना ही नहीं है। सप्लायर, आप कहते हो सर सप्लायर बहुत बड़ा आदमी है, जो काजू की खेती कर रहा है ना सर, बहुत बड़ा आदमी है। सरकार कह रही चुप रहो, हमको मतलब नहीं है, मैंने कानून बना दिया, ठीक है, कि ये गुड्स एंड सर्विस है। गवर्नमेंट ने लिस्ट खड़ी कर दी, कहा इतने गुड्स एंड सर्विसेज में जो रेसिपेंट है भाई साहब, वही क्या करेगा? टैक्स देगा। और मैं गुड्स एंड सर्विसेज मिला के ये टोटल लिस्ट पता है कितनी है? 30 से 40 के बीच है, ठीक है। अच्छा, मैंने एग्जैक्ट क्यों नहीं बोला? एग्जैक्ट नंबर अब टाइम टू टाइम एक दो घुसा देते हैं, रिवर्स में निकाल देते हैं, तो व्हाट कैन आई डू इनटू इट, ठीक है। तो मैंने अप्रॉक्स बोला कि 30 से 40 गुड्स एंड सर्विसेज मिला के रिवर्स चार्ज में फॉल करते हैं, जो 9(3) के तहत नोटिफाइड है। अब आप पूछेंगे सर 9(4) क्या है? 9(4) आज की तारीख में पूरी तरीके से बदल चुका है। जब जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 को, तो 9(4) कुछ और ही था और आज कुछ और ही है। तो मैं आपको आज 9(4) क्या है ये नहीं बताऊंगा, पहले आपको बताऊंगा जब ये आया था, पैदा हुआ था 9(4) तो कैसा था और आज कैसा हो गया है। क्योंकि आज की बात बताएंगे ना तो सीधे सीधे बात समझ में नहीं आएगी, फिर आपको लगेगा कुछ मजा नहीं आ रहा इसमें। तो मुझे इसको बताना होगा कि ये कैसे हुआ था, पैदा कैसे हुआ था। ये बड़ा बदमाश पैदा हुआ था, ये तो बहुत बदमाश पैदा हुआ था। ये तो समझिए पब्लिक ने इसको इतना डांटा, इतनी गालियां दी इसको कि ये सुधर गया। यस, 9(4) अगर आप सुन लेंगे तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हां, इतनी तकलीफदायक ये कानून था, जनता ने कहा माफ कर दो सरकार, अगर ऐसा कानून बनाओगे तो हम लोग जीएसटी दे ही नहीं पाएंगे। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया था और मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं, मेमोरी शार्प है ना, याद रहती है डेट। अक्टूबर की 13 तारीख के आसपास यह कानून बंद हो गया था। डेट याद मत करिएगा कब बंद हुआ था, क्योंकि अक्टूबर में किसी डेट में बंद हो गया था। मुझे 13 याद आ रहा है, पता नहीं क्यों। आपको मतलब नहीं है इससे, क्योंकि वो तो आया और खत्म कर दिया गया। और फिर जब उसका नया स्वरूप आया, मतलब मार मार के उसकी ठोकाई कर करके उसको एकदम आदमी बना दिया गया 9(4) को, ठीक है। तो 9(4) क्या था सुनिए। 9(4) ये कहता था, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, सप्लायर कौन है? अनरजिस्टर्ड, मतलब जो माल देने वाला है, गुड्स एंड सर्विस देने वाला है, वो अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया मतलब छोटा व्यापारी है, ठीक है। भाई रजिस्ट्रेशन की तो एक लिमिट होती है ना, कि जिसका टर्नओवर 10 लाख ऑब्लिक 20 लाख ऑब्लिक 40 लाख से ज्यादा है वो रजिस्टर कराएगा, नहीं तो नहीं कराएगा। और रेसिपेंट जो है, लेने वाला, वो रजिस्टर्ड है। तो गवर्नमेंट कह रही थी जहां पे भी लेने वाला रजिस्टर्ड होगा और देने वाला अनरजिस्टर्ड होगा, तो ये सारी की सारी सप्लाई रिवर्स चार्ज में फॉल करेगी। ये सारी सप्लाई रिवर्स चार्ज में फॉल करेगी।
यानी सबका टैक्स कौन देगा? ये रेसिपेंट जीएसटी देगा इस पे गवर्नमेंट को। अब वो गिने चुने आइटम की बात नहीं हो रही है। 9(3) में तो गिने चुने आइटम है जिसमें सप्लायर कौन, रेसिपेंट कौन की बात ही नहीं कर रहा है। 9(3) में तो कह रहा है कि अगर इन गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हो रही है तो भैया जीएसटी कौन देगा? लेने वाला देगा। वहां पे तो गुड्स एंड सर्विस डिफाइन है, यहां पे गुड्स एंड सर्विस डिफाइन नहीं हो रहा है। कह रहा है कोई भी सप्लाई अगर देने वाला अनरजिस्टर्ड और लेने वाला रजिस्टर्ड तो जीएसटी लेने वाला देगा। अब देखिए जुलाई 2017 में जब कानून शुरू हुआ, अब मैंने रजिस्ट्रेशन लिया, क्यों? बड़ा व्यापारी, ठीक है। छोटा व्यापारी, क्या मैं छोटे व्यापारियों से माल ले रहा हूं? चलिए सोच के देखते हैं, ठीक है। मेरे ऑफिस में पेन, पेंसिल, स्टेशनरी की जरूरत पड़ी, बगल वाली दुकान पे मैंने लड़के को भेजा कि जाओ जल्दी से ले आओ। वो लेके आ गया। जल्दी बताइए, क्या वो जीएसटी बिल देता है? नहीं। अब उस पेन पेंसिल 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए की पेन पेंसिल का जीएसटी किसको देना है? मुझे देना है। जल्दी से बताइए, मेरे यहां चाय वाला आता है, शाम को चाय देता है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है? बोलो। नहीं। वो तो जो बगल में चाय वाला है ना, छोटी सी गुमती लगा के चाय बेचता है, वहां से आते, कोई 5 स्टार होटल से थोड़ी नहीं आ रही है कि जीएसटी लगा के आएगी। वो जीएसटी लगाता है? नहीं। अब एक बात बताइए, सरकार को उस पर भी जीएसटी चाहिए कि नहीं चाहिए? गवर्नमेंट कह रही है राज अग्रवाल आप तो बड़े व्यापारी हो ना, आप जीएसटी दो इसका। इसका मतलब दिन भर में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज हम ले रहे हैं और न जाने कितनी आ रही है, सारी की सारे परचेजेस पे मुझे जीएसटी देना है। एक बात बताइए, मैं बिजनेस कर भी पाऊंगा? अब बस का नहीं है। और आप कहोगे सर मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मान लीजिए मैं तो कर भी लूंगा इतना हिसाब किताब। एक बात बताइए, दूसरा नॉर्मल व्यापारी कर पाएगा इतना काम? दिन भर जितना गुड्स एंड सर्विस आ रहा है सबका जीएसटी निकाल निकाल जमा करो। भगवान धंधा करने दो, बिजनेस करने दो जिसके लिए बैठे हैं, तुम तो जीएसटी में ही फंसा के रख दोगे। व्यापारी ने संभाल नहीं पाई इसको, व्यापारी इसको संभाल नहीं पाया। ये बहुत ही बर्डनसम कानून बन गया था। और जुलाई में जैसे ही कानून शुरू हुआ जीएसटी का, 2-3 महीने में सरकार ने इसको कहा रुक जाओ, होल्ड मारो, अभी हम लोग नहीं लेंगे। सच बता रहा हूं, मैं भी परेशान था। और जब मैं खुद परेशान था ना, तो मुझे समझ में आता था कि जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होके, या सोचो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो महारथी कहा जाता है ना हिसाब किताब के, भाई हम लोग तो बने ही हिसाब किताब के लिए। अगर मेरे जैसे व्यक्ति को परेशानी हो सकती है सेक्शन 9(4) की वजह से, तो नॉर्मल बिजनेसमैन का क्या हो रहा होगा? शायद गवर्नमेंट को भी यह तकलीफ समझ में आई और गवर्नमेंट ने सेक्शन 9(4) को सस्पेंड कर दिया। खास सेक्शन 9(4) सस्पेंडेड। ठीक है, कब किया? अक्टूबर 2017 में। और बोला कि इसको हम लोग चालू करेंगे 1/4/18 से। फिर 1/4/18 को गवर्नमेंट ने फिर बोला सस्पेंड कर दिया गया है, चालू करेंगे 1/4/19 से। गवर्नमेंट ने बोला फिर 1/4/19 को सस्पेंड कर दिया गया है, चालू करेंगे बताएंगे अभी कुछ आइडिया नहीं है कब चालू करेंगे। फिर 2019 के अंत में गवर्नमेंट ने कहा कि 9(4) हम लोग रिवैम्प कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं। और अब हम बताएंगे कि ये सारे रजिस्टर्ड रेसिपेंट को देना होगा जीएसटी, ऐसा नहीं है। हम लोग रजिस्टर्ड रेसिपेंट नोटिफाई करेंगे, हम लोग बताएंगे कौन से रेसिपेंट को। तो रेसिपेंट क्या करेंगे? हम लोग नोटिफाई करेंगे, मतलब हर रेसिपेंट को अब नहीं देना है, हम लोग बताएंगे कौन से रेसिपेंट को देना है। और ये हम लोग बताएंगे टर्नओवर बेस्ड, मतलब जिसका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा होगा। मतलब अब गवर्नमेंट यहां पे सिर्फ बड़े व्यापारी को, बहुत बड़े व्यापारी जो अनरजिस्टर्ड से खरीदते हैं ना, उनसे जीएसटी लेगी, जिनका टर्नओवर बहुत ज्यादा होगा, राइट। तो मेरे जैसे व्यापारी अब इस दायरे से बाहर हो जाएंगे। मान लीजिए गवर्नमेंट ने अभी टर्नओवर स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है। अब टर्नओवर गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है तो बात समझ में आएगी कि क्या होगा। एज ऑन डेट अभी तक
टर्नओवर स्पेसिफाई नहीं हुआ है। तो आप, ये मैं 2019 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज की बात कर रहा हूं, अभी तक टर्नओवर स्पेसिफाई नहीं हुआ। तो प्रैक्टिकली सिंस टर्नओवर स्पेसिफाइड नहीं है, इसलिए 94 को आप एक्टिव नहीं कह सकते। 94 सस्पेंशन से हट गया है, रिवैम्प करके नया 94 बना दिया गया है। लेकिन भैया तुमने नोटिफाई कहां किया अभी तक? टर्नओवर नोटिफाई किया नहीं, तो किसके ऊपर 94 लग रहा है ये तो पता ही नहीं चला। तो कोई अगर आपसे पूछे क्या 94 सस्पेंडेड है, तो आप कहेंगे नहीं 94 सस्पेंडेड नहीं है, चालू हो गया है, रिवैम्प्ड मॉडल में चालू हो गया है। लेकिन प्रैक्टिकली अभी लग नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि टर्नओवर तो स्पेसिफाई किया ही नहीं है गवर्नमेंट ने। बेसिकली मुझे खुद लग रहा है गवर्नमेंट खुद नहीं समझ पा रही है क्या करे इसका। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने टर्नओवर मान लो स्पेसिफाई कर दिया 1000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए। अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, ठीक है, लाखों मतलब सेवरल लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ टर्नओवर अगर है, ठीक है, तो इतनी बड़ी कंपनियां, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर जैसे रिलायंस जैसी कंपनियों को गवर्नमेंट कहे कि तुम अनरजिस्टर्ड डीलर से जो माल खरीदोगे ना उसकी जीएसटी तुमको देनी है, तो रिलायंस जैसी कंपनी को दिक्कत होगी? बोलो, रिलायंस जैसी कंपनी को भी दिक्कत होगी कि जितना अनरजिस्टर्ड डीलर से माल आ रहा है उस पर जीएसटी रिलायंस कंपनी को देनी है? अरे कुछ नहीं दिक्कत होगी, 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट और रखेंगे अपने यहां, वो उनको कौन सी दिक्कत है? अंबानी जी को दिक्कत होगी क्या? उनको नहीं दिक्कत होगी। तो रिलायंस कंपनी को दिक्कत नहीं होगी। ये हमारे जैसे जो मीडियोकर व्यापारी है उनके लिए ये दिक्कत की बात थी। मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। रिलायंस जैसी कंपनी में स्टेशनरी देने वाला, चाय भी देने वाला छोटा व्यापारी होगा? सोच के बताओ जरा। जो रिलायंस कंपनी में चाय भी देता होगा ना, वो भी बहुत बड़ा सप्लायर होगा, वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा कि नहीं? पक्का होगा। अरे रिलायंस जैसी कंपनी में जो चाय देता होगा ना, वो भी बहुत बड़ा सप्लायर होगा। आप सोच के तो देखो, उसकी चाय की बिल कितनी बड़ी बड़ी बनती होगी, होगा कि नहीं? तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अनरजिस्टर्ड डीलर से माल ही नहीं खरीदती हैं। क्या आपको लगता है रिलायंस जैसी कंपनी में ऐसे बोला जाता होगा जाओ एक काम करो 2 पेन बाहर से खरीद लो? अरे नहीं, उनके यहां सारी चीजें कोटेशन लेके बकायदा स्टॉक, बड़ा बड़ा स्टॉक आता होगा एक साथ, और बड़े सप्लायर से आता होगा। मतलब मेरे हिसाब से जो बड़ी कंपनियां हैं वो अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदती ही नहीं है, वो तो मेरे जैसे लोग खरीदते हैं। तो अगर अनरजिस्टर्ड डीलर से वो लोग माल खरीदते ही नहीं है, तो जीएसटी देना ही नहीं है फिर किसी का रिवर्स चार्ज में। यानी गवर्नमेंट ने जिंदा तो किया है 94 को, लेकिन एक बात बता दूं, ये जिंदा होके भी कुछ कर नहीं पाएगा। इसको ऐसा जिंदा किया है। आप समझ पाए मेरी बात की नहीं? पहले ये कहता था कोई भी रजिस्टर्ड डीलर अनरजिस्टर्ड से खरीदेगा तो जीएसटी देगा रिवर्स चार्ज। अब गवर्नमेंट ये तो कह नहीं रही है, कह रही है रजिस्टर्ड डीलर जो होगा वो बड़ा व्यापारी होगा, उसके लिए ये एक सेक्शन लगेगा। ठीक है, हम नोटिफाई करेंगे कि ये कौन लोगों पे लागू किया जाएगा, टर्नओवर बेस्ड हम नोटिफाई करेंगे। तो भैया तुम टर्नओवर बताओगे बड़ा बड़ा, उतनी बड़ी कंपनियां वैसे ही अनरजिस्टर्ड से नहीं लेती हैं, तो फिर रिवर्स चार्ज में देना ही कहां पड़ेगा? और दूसरी चीज, अगर कोई अनरजिस्टर्ड डीलर से ले भी ली इतनी बड़ी कंपनी, तो इतनी बड़ी कंपनी को दिक्कत भी नहीं होगी। वैसे तो छोटे लोगों से इतनी बड़ी कंपनी काम ही नहीं करती है, उनके साथ कुछ भी नहीं खरीदेंगी, लेकिन अगर कर भी ली तो जीएसटी देने में भी इनको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये मैनेज कर लेंगी ये सब। ठीक है, देखिए आपको भी पता है ना कि 20 लाख रुपए के ऊपर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जीएसटी में। तो एक बात बताइए, जो रिलायंस कंपनी में चाय देता होगा, क्या उसकी साल भर की चाय की बिल 20 लाख से ज्यादा की हो जाती होगी कि नहीं? हम तो कहते हैं सिर्फ रिलायंस कंपनी में भी, अगर कहीं और नहीं देता है, मान लो कहीं और चाय ही नहीं बेचता है, सिर्फ रिलायंस कंपनी में बेचता है, तो भी 20 लाख से ज्यादा की बिल हो जाती होगी, राइट? तो इसलिए वो रजिस्टर्ड व्यापारी ही होगा। तो आई होप आपको 93 और 94 समझ में आ गया। 93 इज फॉर नोटिफाइड गुड्स, ठीक है, एंड 94 इज फॉर नोटिफाइड, और 94 किसके लिए? नोटिफाइड रेसिपिएंट के लिए। अच्छा, अब मैंने आप सोचोगे सर ये सीधे आपने नोटिफाइड रेसिपिएंट के लिए ये बात क्यों नहीं बता दी, क्यों आप पुरानी बात भी बताए कि ये सभी के लिए था? मैं आपको बताता हूं। बेसिकली अब आपको 93 94 एक ही जैसा लगेगा।
एक्चुअली यहां पे गुड्स नोटिफाई किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुड्स को नोटिफाई किया गया 9(3) में, सिर्फ गुड्स नोटिफाई हुआ है 9(3) में, ऐसा थोड़ी ना है। यहां पे साथ में रेसिपेंट और सप्लायर भी बताया गया कि सप्लायर कौन होगा, सप्लायर कौन होगा, रेसिपेंट कौन होगा, और गुड्स क्या होगा कि रिवर्स चार्ज लगेगा। मतलब यहां सिर्फ गुड्स नहीं बताएगी, गुड्स प्रायोरिटी है, मतलब फोकस गुड्स पे किया गया है, लेकिन सप्लायर और रेसिपेंट भी बता दिया गया है। जैसे ऐसे बोला गया है, काजू अगर बिकेगा, लेकिन फिर बताया गया कि काजू बिकेगा, कोई भी किसी को बेच रहा है ऐसी बात नहीं है, खेती करने वाला अगर काजू बेच रहा है एक रजिस्टर्ड सप्लायर को तो रिवर्स चार्ज। तो भैया बता तो तुम तो सारी बात दिए, सिर्फ काजू तो बोले नहीं कि रिवर्स चार्ज में फॉल करता है, तुमने बताया कि खेती करने वाला देने वाला होना चाहिए, लेने वाला एक रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो तुम तो सारी बात कर दी, रेसिपेंट की भी सप्लायर की भी। तो यहां पे भी तो तुमने रेसिपेंट ही नोटिफाई किया है, यहां भी तो तुमने रेसिपेंट ही नोटिफाई किया है। तो 9(3) और 9(4) में बहुत ज्यादा अंतर तो दिखा नहीं आज की तारीख में, लेकिन ध्यान दीजिएगा अंतर इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि 9(4) ऐसा था नहीं, ये तो मजबूरी में बेचारा ऐसा बन गया। आप मत कहिएगा कि सरकार ने 2 सेक्शन क्यों बनाए, एक ही जगह क्यों नहीं घुसा दिया। अरे इसलिए नहीं बनाया तो किसी और काम से था ना, बनाया तो 9(4) इसलिए था कि सारे के सारे रजिस्टर्ड जो है अनरजिस्टर्ड से माल खरीदेंगे तो रिवर्स चार्ज में जीएसटी देंगे, बनाया इसलिए गया था। तो ओरिजिनली डिफरेंट था, लेकिन ओवर द टाइम बीइंग ये क्या हो गया, सेम जैसा हो गया। अब यहां रेसिपेंट को नोटिफाई किया गया है, गवर्नमेंट तो ये भी कह रही है हम रेसिपेंट के साथ साथ यहां भी गुड्स नोटिफाई करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब रेसिपेंट बताएंगे कि बड़ी बड़ी कंपनी कौन होगी जो रिवर्स चार्ज में फॉल करेगी, जिसको रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना पड़ेगा, और कौन सी गुड्स ले रही होगी तो उसे रिवर्स चार्ज में देना पड़ेगा, ये भी बताएंगे। भैया एकदम मोटा मोटी 9(3) जैसा ही हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी आज हम ऐसे ही कहेंगे, हम लोग जो सेकंड प्रायोरिटी है उसको फोकस नहीं करते हैं, हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी को फोकस करते हैं। 9(3) वाला रिवर्स चार्ज जो है वो गुड्स को नोटिफाई करता है, और 9(4) वाला जो रिवर्स चार्ज है वो रेसिपेंट को नोटिफाई करता है, ठीक है, कि कौन रिवर्स चार्ज का रेसिपेंट है। और 9(3) में क्या है, गुड्स नोटिफाइड है। तो 9(4) देखिए, द गवर्नमेंट मे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु सेल in respect of the supply of a specified category of goods or services or both received from an unregistered supplier, received from an unregistered supplier कौन, क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। पहले तो ये बताया जाएगा कि कौन रिवर्स चार्ज में फॉल करेगा, ये होगा टर्नओवर बेस्ड। क्या टर्नओवर गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, नहीं किया। स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगेगा, क्या ये गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, ये भी नोटिफाई नहीं किया अभी, ठीक है। रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, pay the tax on reverse charge basis as the recipient of such supply of goods or services or both. All the provisions of CGST Act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying tax in relation to such supply of goods or services or both. और जीएसटी का कानून उसके ऊपर, रेसिपेंट के ऊपर ऐसे लगेगा जिससे कि वही लायबल है टैक्स देने के लिए, मतलब उस पे टैक्स लगेगा, रेसिपेंट को टैक्स देना होगा। चलिए, आपको समझ में आई सारी बात 9(4) भी। तो अब हम देखने जा रहे हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, टैक्स पेबल बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। टैक्स पेबल बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मतलब ईसीओ और नोटिफाइड सर्विसेज। ओहो हो, ध्यान देने वाली बात, सर्विसेज वो भी जो नोटिफाई है, ईसीओ सर्विसेज वाला, नोटिफाइड सर्विसेज वाला, ईसीओ वो भी नोटिफाइड सर्विसेज वाला। 9(5) में उसकी कोई बात कही गई है, तो थोड़ा सा खुल के बात करें भाई। पहले तो जानना होगा बच्चों को मेरे कि ये ईसीओ कौन होता है, ईसीओ कौन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ये कौन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर उसे कहा जाता है जो एक प्लेटफॉर्म बनाता है, एक वेबसाइट बनाता है या फिर एक ऐप बनाता है जिसपे बायर और सेलर आके मिल जाते हैं।
और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस हो जाता है, ऑनलाइन बिजनेस हो जाता है। कौन होता है ईसीओ? ईसीओ एक प्लेटफॉर्म बनाने वाला है, जो कि एक वेबसाइट है या फिर ऐप है, जो बायर और सेलर को मिला देता है। आप कुछ नाम ले पाएंगे ऐसे? फ्लिपकार्ट है, और बताइए, फ्लिपकार्ट, और बताइए जल्दी जल्दी। अमेज़ॉन है, स्नैपडील है, ठीक है। ये लोग तो गुड्स बायर और सेलर को मिलवाते हैं, जहां पे गुड्स की सप्लाई होती है। आप कुछ सर्विसेज वालों का नाम ले सकते हैं, जहां पे बायर और सेलर को मिलाया जाता है, सर्विसेज जाता है। हाँ, सर्विसेज वाले भी आप बता पाएंगे, ओला, उबर, और बताइए, स्विगी, और बताइए, जोमेटो। और आजकल तो सर्विस में बहुत सारा चीज, अगर आपको जैसे घर पे कारपेंटर चाहिए, ठीक है, आपको इलेक्ट्रीशियन चाहिए, प्लम्बर चाहिए, ये सब भी आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। आता है ना ऐप, जहां पे मुझे घर में प्लम्बर चाहिए तो मैंने बुक कर दिया और प्लम्बर आ जाएगा घर पे। अब देखिए गवर्नमेंट क्या कह रही है। पहले मैं आपको फ्लिपकार्ट का सिस्टम समझा दूं ये क्या है। फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ठीक है। यहां पे कस्टमर आता है, ऑर्डर डालता है, ये रहा रेसिपेंट, रेसिपेंट आता है, ऑर्डर डालता है। ये ऑर्डर फ्लिपकार्ट किसको दे देती है? सेलर को। सप्लायर कहते हैं, जीएसटी की भाषा में बात करें तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, सप्लायर। ये ऑर्डर फ्लिपकार्ट सप्लायर को दे देती है, ठीक है। अब सप्लायर क्या करता है? सप्लायर इस रेसिपेंट को इनवॉइस देता है। क्या ये बात आपको मालूम है कि नहीं? आप फ्लिपकार्ट से माल खरीदते हैं तो फ्लिपकार्ट आपको बिल नहीं देती है, आपको सप्लायर बिल देता है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि फ्लिपकार्ट बिल देती है, क्योंकि जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो आपके मेल पे एक रिसिप्ट आ जाती है कि इतना रुपए आपने पेमेंट की। तो मैं आपको जल्दी से बता दूं, वो फ्लिपकार्ट आपको रिसिप्ट देता है, इनवॉइस नहीं देता। वो फ्लिपकार्ट आपको रिसिप्ट देता है, आपने पैसे दिए ना, उसकी रिसिप्ट देता है कि देखो आपने 5,000 रुपया दिया। बिल कौन देता है? सप्लायर देता है, ठीक है। और ये सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है, ये सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, आप ई कॉमर्स ऑपरेटर पे माल ही नहीं बेच सकते अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है तो, ठीक है। तो ये सप्लायर रजिस्टर्ड होता है, और ये फ्लिपकार्ट के जरिए जब माल बेचता है तो बिल काट के ये देता है रेसिपेंट को। हालांकि पेमेंट रेसिपेंट किसको देता है? पेमेंट तो ये फ्लिपकार्ट को देता है, और फिर फ्लिपकार्ट से पेमेंट किसके पास आ जाती है? सप्लायर के पास। पेमेंट का चक्कर ये है, पेमेंट यहां आती है और फिर उसमें से फ्लिपकार्ट अपना पैसा वैसा काट वाट के इसको दे देता है पेमेंट। लेकिन बिल फ्लिपकार्ट नहीं करता है, बिल ये सप्लायर सीधे करता है, किसको? कस्टमर को, ठीक है। जीएसटी लगा के बकायदा इनवॉइस होता है विथ जीएसटी। अब ध्यान दीजिए, कुछ ई कॉमर्स ऑपरेटर इस तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे इन्होंने किसको अटैच कर लिया है? कारपेंटर अटैच कर लिया है, ठीक है। फिर कारपेंटर हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, ठीक है। लॉन्ड्री वालों को कलेक्ट कर लिया है, धोबी एक इस पे आके अटैच हो गया है, प्लम्बर अटैच हो गया है, पेंटर अटैच हो गया है, ठीक है। और यहां कस्टमर होता है। कस्टमर कहता है हमको धोबी चाहिए, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर पे ऑर्डर डालता है, हमको धोबी चाहिए, ठीक है। ई कॉमर्स ऑपरेटर यहां पे धोबी को कनेक्ट करा देता है, ठीक है। अब ये कस्टमर से कनेक्ट हो जाता है। अब मैं जानना चाहता हूं, क्या ये लोग, ये बिजली का काम करने वाला, कारपेंटर, पेंटर, लॉन्ड्री वाला, प्लम्बर वाला, क्या ये सब बिल के साथ जीएसटी लगा के दे पाएंगे कस्टमर को? आपको क्या लगता है? मेरे घर में पंखा खराब हो गया था, मैंने ई कॉमर्स ऑपरेटर पे ऐप पे बुकिंग की कि मेरे घर पे इलेक्ट्रीशियन चाहिए, इलेक्ट्रीशियन आ गया, 300 रुपया ले लिया वो। अब मैं जानना चाहता हूं आपसे, क्या वो मुझे जीएसटी बिल दे पाएगा? बोलो हाँ या ना। नहीं दे पाएगा। ये बात गवर्नमेंट भी समझ रही है कि यहां पे कुछ सर्विस को नोटिफाई किया गवर्नमेंट ने कि ये लोग के बस का नहीं है जीएसटी बिल लगाना।
तो गवर्नमेंट कहती है ई कॉमर्स ऑपरेटर तुम तो बड़े आदमी हो गए, अब बताइए जो वेबसाइट बनाया, ऐप बनाया, जो बुकिंग ले रहा है खटाखट कारपेंटर की इसकी, वो बड़ा बिजनेसमैन होगा कि नहीं? ये धोबी कारपेंटर नहीं है लेकिन वो तो बड़ा बिजनेस होगा। गवर्नमेंट कह रही है तुम्हारी जिम्मेदारी है, 9(5) में कह रही है, सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में कह रही है तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम जीएसटी कलेक्ट करोगे और दोगे, यानी अब ये नहीं बिल करेगा। गवर्नमेंट कह रही है तुम बिल बना के दो इसको, ठीक है। और ये कैब ड्राइवर के केस में भी है। आपको पता है आप ओला से सफर करते हो, ठीक है, तो बिल कौन देता है? अगर आपको बिल चाहिए तो बिल कौन देगा? ओला देता है या वो कैब ड्राइवर देता है? आपको लग रहा है उस कैब ड्राइवर के बस का है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना, जीएसटी लगा के आपको देना, फिर वो जीएसटी जमा करेगा, जीएसटी का हिसाब किताब रखेगा, रिटर्न फाइल करेगा? उस कैब ड्राइवर के बस का नहीं है। ये गवर्नमेंट भी समझ रही है। गवर्नमेंट कह रही है, अब ओला को कह रही है, ओला तुम जीएसटी लगा के बिल दो, तुम कस्टमर को बिल दोगे, जीएसटी जमा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हारे यहां जो अटैच्ड ड्राइवर है ना वो बड़ा व्यापारी नहीं है और उसके बस का नहीं है। गवर्नमेंट को लग रहा है उसके बस का नहीं है ये सब काम। तो ओला तुम जीएसटी लगा के बिल दो, तुम जीएसटी जमा करो। अब फिर क्या करना? ये कैब ड्राइवर को पैसा चाहे तुम कस्टमर से डायरेक्ट दिलवा दो, चाहे तुम खुद लेके दो, व्हाटएवर, लेकिन जीएसटी की जिम्मेदारी तुम्हारी है भाई। आई होप सबको समझ में आ गई बात। तो देखिए आज हम कैब ड्राइवर को पैसा देते हैं, ओला बुक करते हैं, कैब ड्राइवर को पैसा देते हैं, क्या वो हमको जीएसटी बिल देता है? हमको उससे लेना भी नहीं है, ठीक है। अगर हमको बिल चाहिए तो हम ऐप से निकाल सकते हैं बिल, हम ऐप से बिल निकाल सकते हैं, उस पर जीएसटी भी लगा होता है, ठीक है। अगर आपने कैब ड्राइवर को 300 रुपए दिया ना तो 300 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी है। वो जीएसटी कौन भर रहा है पता है? कैब ड्राइवर नहीं, वो ओला वाला भर रहा है। आई होप आपको फंडा क्लियर हो गया। तो यहां पे कहा गया है कुछ नोटिफाइड सर्विसेज के केस में, गुड्स के रिस्पेक्ट में तो नहीं भाई साहब, गुड्स के रिस्पेक्ट में तो सप्लायर को ही जीएसटी भरना होता है, गुड्स के रिस्पेक्ट में सप्लायर को। सर्विसेज में वो भी सारी नहीं, कुछ नोटिफाइड सर्विसेज। अब कुछ सर्विसेज तो बड़े सप्लायर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक वेबसाइट है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो टीचर को और स्टूडेंट को कनेक्ट करता है। एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो टीचर और स्टूडेंट को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो आई होप अगर ऐसी कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो टीचर और स्टूडेंट को कनेक्ट करता है तो टीचर की सर्विसेज को शायद गवर्नमेंट नोटिफाइड सर्विसेज में ना डाले, क्योंकि गवर्नमेंट को लगेगा हो सकता है ये टीचर तो भाई जीएसटी का हिसाब किताब कर ही सकता है, तो एक काम करते हैं इससे डायरेक्ट जीएसटी की इनवॉइसेस को दिलवाते हैं, इसको डायरेक्ट जीएसटी की इनवॉइस दिलवाते हैं और ई कॉमर्स ऑपरेटर को रहने देते हैं, इस जिम्मेदारी से हटा देते हैं, ठीक है। तो किसको 9(5) में नोटिफाई किया गया, किसको नहीं, ये नहीं सिखा रहा हूं अभी। मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि 9(5) में कुछ सर्विसेज को नोटिफाई किया गया है और ये बताया गया है कि इन सर्विसेज के रिस्पेक्ट में जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा वही जीएसटी पे करने के लिए लायबल है। So let us read it down. The government may notify specified categories of services the tax on intra-state supplies. Intra-state supplies in case of IGST, of which shall be paid by the electronic commerce operator if such services are supplied through it. अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज दी गई है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर ही उसकी जीएसटी जमा करेगा। सच सर्विसेज शैल बी नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। और इसमें कौन कौन सी सर्विसेज आएंगी वो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी और उसे नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो कौन सी सर्विसेज होंगी इसमें? ऑब्वियसली छोटी छोटी सर्विसेज, ये धोबी और कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, ये सब टाइप के लोग इसमें आएंगे। All the provisions of the relevant GST law shall apply to such electronic commerce operator as if he is the supplier liable for paying tax in relation to supply of services. Basically ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही यहां गवर्नमेंट कह रही है हम सप्लायर मान लेंगे, सप्लायर वही है ये मानते हुए हम उससे जीएसटी ले लेंगे, ठीक है। If e-commerce operator is located in taxable territory, if e-commerce operator is located in taxable territory, अगर e-commerce operator taxable territory में located है, यानी वो ऐप या वेबसाइट इंडियन कंपनी है, अगर वो ऐप या वेबसाइट इंडियन कंपनी है तो कह रहा है कौन टैक्स पे करेगा? वो ईसीओ पे करेगा। अगर वो ईसीओ इंडियन कंपनी है, वो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सेबल टेरिटरी? इंडिया। अगर वो इंडिया में लोकेटेड है, ठीक है, तो वो इंडिया में टैक्स पे करेगी, वो टैक्स पे करेगा खुद ही।
अगर ईसीओ इंडिया का नहीं है, डज नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस इन द टैक्सेबल टेरिटरी, तो देखिए अगर उसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, मतलब वो ऐप या वेबसाइट का फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है, मतलब विदेशी वेबसाइट है, कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर विदेशी है, तो गवर्नमेंट कहती है तुम्हारा कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में होगा ना, वो रिप्रेजेंटेटिव जीएसटी जमा करेगा। अगर तुम खुद इंडिया के हो तो तुम जीएसटी जमा करो, नहीं हो तो तुम्हारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जीएसटी इंडिया में जमा करेगा। पर्सन लायबल टू पे टैक्स इज द पर्सन रिप्रेजेंटिंग द ईसीओ। अगर आपका फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं है, इफ द ईसीओ हैज नीदर द फिजिकल प्रेजेंस नॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव इन द टैक्सेबल टेरिटरी, ना तो तुम्हारा फिजिकल प्रेजेंस है ना कोई तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव है टैक्सेबल टेरिटरी में, तब क्या होगा? तुम्हारा फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं है और कोई रिप्रेजेंटेटिव भी तुम्हारा टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है, देन तो गवर्नमेंट कह रही है तब तुमको धंधा ही करने नहीं देंगे। विदेश में वेबसाइट बनाए हो तो या तो तुम अपना फिजिकल ऑफिस बनाओ यहां पे इंडिया में, नहीं तो कोई रिप्रेजेंटेटिव अपना रखो, नहीं है तो तुमको बिजनेस करने नहीं देंगे। चलो जल्दी से रिप्रेजेंटेटिव लाओ, तब तुम बिजनेस करो, तब तुम जीएसटी दोगे। मतलब फिर तो चांस ही नहीं है, एक विदेशी वेबसाइट को इंडिया में काम करने का हक नहीं है अगर तुम्हारा ऑफिस नहीं है या फिर तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है। तो फिर देखो अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो भी गवर्नमेंट क्या कह रही है, पर्सन लायबल टू पे टैक्स इज द पर्सन अपॉइंटेड बाय ईसीओ, जो पर्सन तुमने अपॉइंट किया है कहां इंडिया में, फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग द टैक्स। मतलब इफ यू डू नॉट हैव एनी पर्सन इन इंडिया जिसको हम लोग लायबल बना सकेंगे, गवर्नमेंट का कहना है, तो ऐसे में आपको हम बिजनेस करने ही नहीं देंगे, राइट। नाउ एक नोटिफिकेशन है 5/2017, जरा इसे देख लीजिए। seeks to exempt persons only engaged in making taxable supplies, total tax on which is liable to be paid on reverse charge basis। देखिए आपको तो पता ही है, अगर 10 लाख 20 लाख 40 लाख से ज्यादा मेरा टर्नओवर है तो मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना होता है। मान लीजिए मेरा जो टर्नओवर है, पता है सप्लायर मेरा टर्नओवर कितना है, मेरा टर्नओवर है 50 लाख रुपया, बताइए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन मेरा ये जो पूरा सेल है ये पूरा का पूरा रिवर्स चार्ज में फॉल होता है, 100% रिवर्स चार्ज में फॉल होता है। मतलब इस किसी भी मेरे पूरी सेल पे जीएसटी मुझे देना ही नहीं है, मेरे पूरे सेल का जीएसटी किसको देना है, रेसिपेंट को, जो खरीदा है वो देना है। तो गवर्नमेंट कहती है फिर तुम क्या करोगे रजिस्ट्रेशन लेके, तुम रहने दो रजिस्ट्रेशन। हालांकि अगर मेरा टर्नओवर ज्यादा है मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए टर्नओवर बेस, लेकिन अगर मेरी पूरी सप्लाई 100% ऐसी है जिसपे रिवर्स चार्ज के तहत टैक्स लगता है, तो गवर्नमेंट कह रही है आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। थ्रू दिस नोटिफिकेशन द पर्सन हु आर ओनली एंगेज्ड इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और services of both, the total tax on which is liable to be paid on reverse charge basis by the recipient of goods or services of both under subsection 3 of section 9 of the CGST Act are not required to take registration under GST। सेक्शन 9(3) में ही गुड्स और सर्विसेज नोटिफाई की गई हैं, गुड्स एंड सर्विसेज तो 9(3) में ही नोटिफाई है ना, तो कह रहा है तुम वो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करते हो जो 9(3) में नोटिफाइड है, सारा 9(3) वाला माल है तुम्हारा, सारा, कुछ भी 9(3) के बाहर का माल नहीं है। सेक्शन 9(3) में जो गुड्स एंड सर्विसेज तुम बस उसकी सप्लाई करते हो, तो ऐसे में तुम्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ दो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर, चाहे कितना भी बड़ा तुम्हारा टर्नओवर क्यों ना हो, राइट। आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन पढ़ने में, और इस क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। विल लर्न समथिंग न्यू इन सम अदर क्लास। बाय बाय।